नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बतला रही हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के छपरा जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। उनके पिता श्री महादेव सहाय एक सामान्य जमींदार थे जो अपनी दयालुता और सेवा भाव के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनको आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति का सामान्य ज्ञान था और वे बहुत तरह की दवाइयाँ खुद बनाकर लोगों को मुफ्त में बांटा करते थे। उनकी माँ भी बड़ी दयावान और सहानुभूति रखने वाली महिला थी। बाल्यावस्था से ही डॉक्टर राजेंद्र बाबू पर माता पिता के इन सद्गुणों का प्रभाव पड़ा और सेवा भाव का महत्व उनके हृदय पर अंकित हो गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू माध्यम से हुई थी। कलकत्ते से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही प्रबुद्ध एवं मेधावी छात्र थे। हाई स्कूल से एमए तक सभी परीक्षाएं उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। इसके बाद एलएलबी, एलएलएम परीक्षा में भी वे प्रथम रहे। अध्ययन के पश्चात उन्होंने वकालत प्रारंभ की और कुछ ही दिनों में उनकी गणना उच्च कोटि के वकीलों में होने लगी। प्रारंभ में ये गोपाल कृष्ण गोखले से बहुत प्रभावित हुए और वे जो थे उच्च कोटि के चिंतक और लेखक भी थे। वे हिंदी साहित्य सभा के सेनापति भी रहे। गांधी जी के आदर्श और सिद्धांतों से आकर्षित होकर वे तन मन धन से उनके सच्चे अनुयायी बन गए और देश सेवा का कठिन व्रत उन्होंने ले लिया। राजेंद्र बाबू में एक और विद्वता थी तो दूसरी ओर विनम्रता और सादगी भी थी। अपूर्व संघर्ष शक्ति, अद्वितीय राजनीतिक सूझबूझ और अलौकिक समाज सेवाओं की भावना थी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के बाद उन्होंने बिहार के किसानों को तथा बिहार की जनता को सफल नेतृत्व प्रदान किया। चंपारण में जांच का काम शुरू होने के पूर्व ही गांधी जी को तिरहुत कमिश्नरी के अधिकारी का नोटिस मिला कि उनके काम में शांति भंग होने की आशंका है, इसलिए वे 24 घंटे के भीतर चंपारण से बाहर चल जाएं। गांधी जी कभी किसी अन्याय युक्त आज्ञा के सम्मुख सर झुकाते ही नहीं थे। उन्होंने उसी समय इस आदेश को अमान्य कर दिया, परंतु उनके सामने समस्या यह उपस्थित थी कि यदि सरकार उनको पकड़ के जेल खाने में बंद कर देगी तो उसके बाद आंदोलन का संचालन कौन करेगा। उसी समय राजेंद्र बाबू अपने कुछ साथियों को लेकर गांधी जी के साथ काम करने आ पहुंचे। वे उस समय भी अपने ठोस सेवा कार्यों के कारण बिहार के निवासियों का पूर्ण विश्वास प्राप्त कर चुके थे और इसीलिए वहां की जनता उनके पीछे चलने को तुरंत तैयार हो जाती थी। इसीलिए राजेंद्र बाबू के चंपारण पहुंचने पर ही गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की योजना बनी और सरकार द्वारा दमन होने की दशा में सत्याग्रहियों के अनेक जत्थे बनाए गए, जिनमें एक का नेतृत्व राजेंद्र बाबू को दिया गया। अब चंपारण की जांच का काम आरंभ हुआ। राजेंद्र बाबू ही इसके प्रमुख थे। उन्होंने अपनी वकालत बंद कर दी और कई महीने तक नील की खेती करने वाले अंग्रेज जमींदारों द्वारा गरीब किसानों पर किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध लोगों के बयान वो लिखते रहे। उन्होंने लगभग 20-25 हजार किसानों की गवाहियां बाकायदा लिखकर तैयार कर ली। तब सरकार की आंखें खुली। बिहार के गवर्नर ने इस मामले की जांच के लिए एक सरकारी कमेटी नियुक्त की और गांधी जी को भी उसका एक सदस्य बना दिया। गांधी जी के पास तो नीलहे गोरों की करतूतों का कच्चा चिट्ठा इकट्ठा ही था। सरकारी कमेटी ने भी किसानों पर अन्याय और अत्याचार होने की बात ठीक मान ली और तब सरकारी आदेश में वह 3 काठिया नामक अन्याय मूलक प्रणाली सदा के लिए समाप्त कर दी गई। इसके परिणाम स्वरूप चंपारण के किसानों की काया पलट हो गई और वह प्रदेश आज जो है भारतीय चीनी व्यवसाय के रूप में प्रमुख माना जाता है। राजेंद्र बाबू धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ईश्वर पर दृढ़ विश्वास निष्ठा रखते थे, इसलिए गांधी जी की सत्यनिष्ठा, सेवा भावना जैसे गुणों का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा और वे पूर्ण रूप से उनके साथ देश सेवा हेतु जुड़ गए। रॉलेट एक्ट आंदोलन जब शुरू हुआ
तो राजेंद्र बाबू ने समस्त बिहार में एक प्रचंड आंदोलन खड़ा कर दिया और 1 वर्ष बाद नागपुर में असहयोग का प्रस्ताव पास होते ही उन्होंने अपनी दिन पर दिन बढ़ती हुई वकालत छोड़कर राजनीति को ही अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत स्कूल छोड़ो आंदोलन में हजारों विद्यार्थियों ने भी शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार कर दिया था। इसीलिए पटना में बिहार विद्यापीठ नाम से एक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें विद्यार्थियों को राष्ट्र की भावना और आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा दी जाने लगी। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के 1 करोड़ सदस्य बनाने, तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपया जमा करने और 20 लाख चरखे चलाने का कार्यक्रम भी आरंभ किया गया। राजेंद्र बाबू ने इनकी पूर्ति में भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने प्रांत में इतनी अधिक जागृति उत्पन्न कर दी कि इन सब कार्यों में बिहार का जितना भाग था वह समय के भीतर ही पूरा हो गया। इसके बाद भी जितनी बार आंदोलन छिड़ा, राजेंद्र बाबू ने सब में आगे बढ़कर भाग लिया। साथ ही साथ उन्होंने गांधी जी के प्रति अपनी निष्ठा में तनिक भी अंतर नहीं आने दिया। देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल जी ने सन 1923 में कांग्रेस से मतभेद हो जाने के कारण अपनी एक पृथक स्वराज्य पार्टी बना ली थी, पर कुछ अन्य लोग और इधर ये लोग तो बनाए थे एक पृथक स्वराज्य पार्टी, लेकिन कुछ अन्य लोगों ने भी गांधी जी के किसी कार्य से सहमत न होकर अपनी अलग पार्टी बनाई। परंतु राजेंद्र बाबू सदैव गांधी जी के आदेशों का ही पूर्णतः पालन करते रहे। सन 1934 में बिहार में एक भयानक भूकंप आया, जिसमें धन जन की अपार क्षति हुई। राजेंद्र बाबू ने पीड़ितों की सहायता के लिए अपनी सेवाएं समर्पित की। उनकी सेवा भावना का जनता ने हृदय से स्वागत किया और यही भावना उन्हें निरंतर उच्च लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायक सिद्ध हुई। राजेंद्र बाबू हिंदी के कट्टर समर्थक थे। जब भारतीय संविधान की रचना हुई और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिए जाने की बात उच्च कोटि के कितने ही हिंदी भाषी नेताओं ने भी उठाई, तब राजेंद्र बाबू भी तहे दिल से हिंदी को राष्ट्रभाषा के आसन पर आसीन करना चाहते थे, पर दुर्भाग्यवश ऐसा हो नहीं सका। हिंदी को राजभाषा का ही पद प्राप्त हुआ और यह पद भी राजेंद्र बाबू के 1 वोट मिलने के कारण ही संभव हो सका, अन्यथा शायद हिंदी राजभाषा भी न हो पाती। देश सेवा के लिए राजेंद्र बाबू अनेक बार जेल गए और गोरे शासकों की अमानवीय यातनाएं भी सही। वे अपने जीवन काल में 2 बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। अपने अध्यक्षीय काल में उन्होंने कांग्रेस की अनेक गुत्थियों को बड़ी आसानी से सुलझाया और समूचे भारत में कांग्रेस के प्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण की भी स्थापना की। 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष के स्वतंत्र हो जाने पर देश के लिए नवीन विधान बनाने हेतु विधान निर्माण सभा बनाई गई। राजेंद्र बाबू इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए। इस विधान को बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा। इस विधान के अनुसार 26 जनवरी 1950 के बाद भारत एक स्वतंत्र प्रजातंत्र राज्य घोषित किया गया तथा राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणराज्य का प्रथम प्रधान नियुक्त किया गया। 1952 में सामान्य निर्वाचन के पश्चात राजेंद्र बाबू भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए तथा 1957 में पुनः वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो ये जो थी उनकी माने व्यवस्था थी और अपने इतने बड़े माने काम में राष्ट्रपति बन जाने के बावजूद, इतनी व्यस्तताओं के बावजूद भी वो प्रतिदिन 2 घंटे पूजा पाठ किया करते थे। अपने इस नियम को उन्होंने अंत समय तक नहीं छोड़ा। राष्ट्रपति भवन का जो वैभव था उनके लिए बहुत नगण्य था। यही कारण था कि जब वे योगी पुरुष दिल्ली के राष्ट्रपति भवन को छोड़कर बिहार के सदाकत आश्रम में पहुंचे तो उन्हें न तो कोई क्षोभ हुआ और न कोई विषाद। जैसे राम ने अयोध्या छोड़ी और वन को चले गए, ठीक उसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी राष्ट्रपति पद छोड़कर एक योगी की भांति सदाकत आश्रम पहुंच गए। दिल्ली में शायद ही किसी को इतनी भावपूर्ण विदाई दी गई हो जितनी राजेंद्र बाबू को दी गई।
उनके प्रशंसक राष्ट्रपति भवन से नई दिल्ली स्टेशन तक सड़क के दोनों ओर खड़े थे। प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की जगह न थी। दिल्ली वासियों की आंखों में आंसू थे और हृदय में भाव प्रसून, जिन्हें वे किसी भी तरह राजेंद्र बाबू के चरणों में समर्पित कर देना चाहते थे। राजेंद्र बाबू के चेहरे पर मुस्कान थी और हाथ करबद्ध। सन 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय राजेंद्र बाबू सदाकत आश्रम में बीमार पड़े थे। अपने देश के लिए उनका हृदय ये सब सुनकर हाहाकार कर उठा और वे रोग सैया छोड़कर पटना के गांधी मैदान में पहुंच गए और एक बार फिर अपनी ओजस्वी वाणी में कहा, अहिंसा हो या हिंसा, चीन के आक्रमण का सामना हमें करना है। इस प्रकार राजेंद्र बाबू ने जीवन के अंतिम क्षणों तक देश सेवा में अपना सहयोग दिया। चीन के आक्रमण के कुछ ही दिनों पश्चात उनकी मृत्यु का समाचार देशवासियों को सुनना पड़ा। सारा देश उनकी मृत्यु को सुनकर संतप्त था। निस्संदेह उनका अस्तित्व और व्यक्तित्व दोनों महान था और उनका चरित्र अनुकरणीय था। राष्ट्रपति के पद पर 12 वर्षों से अधिक समय तक रहकर राजेंद्र बाबू ने भारतीय प्रजातंत्र की प्रतिष्ठा को बहुत कुछ बढ़ाया। वे विभिन्न देशों के राष्ट्रपतियों तथा शासनकर्ताओं से मेल मिलाप बढ़ाकर और भारत के शासन तंत्र की जड़ को मजबूत करा करते थे। वे सदैव अपनी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा का पूरा ध्यान रखते थे और विदेशियों से मिलते तथा विदेशों में जाते समय पूर्ण रूप से भारतीय वेशभूषा में ही रहते थे। भारतीय संस्कृति के संबंध में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और कहा, जिन परिस्थितियों में अनेक संस्कृतियों का नाश हो चुका है, उन परिस्थितियों में पढ़कर भी हमने अपना अस्तित्व ही कायम नहीं रखा है, वरन अपनी बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रतिष्ठा की भी रक्षा की है। इसका मूल कारण यही है कि हमारी संस्कृति नैतिक आधार पर खड़ी की गई है। यह आधार पर्वत की अपेक्षा भी सुदृढ़ और समुद्र की अपेक्षा भी अधिक गहरा और आकाश की अपेक्षा भी विशाल है। जिन देशों का नाश हो चुका है, उनकी संस्कृति का आधार जाति भेद अथवा भाषा प्रेम जैसे संकीर्ण तत्वों पर ही था। इस प्रकार की भावनाओं को लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीवन के अंतिम समय तक समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए सदैव सचेष्ट रहे। राष्ट्र ने भी उनको कम सम्मानित नहीं किया, उनको देश रत्न की उपाधि प्रदान की। धन्यवाद।